हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओप्स के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है सभी डेवलपर्स को सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, 50 लाइनों का कोड है और सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा होता है क्योंकि अभी छोटा प्रोजेक्ट है। फिर उसमें एक नया फीचर आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे आपका प्रोजेक्ट ग्रो होने लगता है, बड़ा होने लगता है और कुछ नए नए फीचर्स उसके अंदर हम लोग ऐड करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद हालत ये हो जाती है कि आप एक छोटा सा चेंज करते हो, बट उस चेंज की वजह से तीन चार नए और बग्स निकल आते हैं। तो होता ये है कि आप कहीं पर चेंज करते हो और वहाँ पर ठीक होता है, बट उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम्स नई खड़ी हो जाती है। और तब डेवलपर की सबसे फेमस लाइन आती है कि भाई इस कोड को टच मत करना, समहाउ ये चल रहा है, बट अगर आपने कुछ भी चेंज किया इसके अंदर तो कुछ भी ब्रेक कर सकता है। यहीं से ओप्स की असली शुरुआत होती है। ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन ओप्स का मतलब सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट बनाना नहीं होता है। असल में ओप्स एक तरीका होता है या एक वे ऑफ राइटिंग कोड होता है जिसमें बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसको मैनेज बहुत आसानी से कर पाते हो। मान लो कि आप एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो, उसमें यूज़र है, रेस्टोरेंट है, ऑर्डर है और पेमेंट सर्विसेज हैं और डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं। ये सभी एक ही एप्लीकेशन का आपके हिस्सा है, लेकिन हर एक का काम अलग है। यहाँ पर जो अलग काम है इसी को हम लोग डिवाइड कर पाते हैं ओप्स के अंदर। अब अगर इन सब का कोड जो आप एक फूड डिलीवरी ऐप आप बना रहे हो जिसके अंदर आपके ऑर्डर, पेमेंट और डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं, अगर सारा कोड अगर एक ही जगह लिख दिया जाए तो प्रोजेक्ट जल्द ही आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। और यूज़र का कोड और ऑर्डर और जो पेमेंट है और डिलीवरी का जो कोड है, ये सब कुछ एक ही बड़ी फाइल में आपने रख दिया या फिर कुछ ही फाइलें आपने बनाई है, उसको आपने सही से मैनेज नहीं किया। ऐसे कोड को समझना और चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऊप्स कहता है कि भाई हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये मतलब कि यूज़र का काम आप सिर्फ यूज़र क्लास संभालेगी, ऑर्डर का काम ऑर्डर, पेमेंट, रेस्टोरेंट और डिलीवरी सब अपना अपना काम करेंगे। यानी कोड को ऐसे आप ऑर्गेनाइज करो जैसे रियल वर्ल्ड में अलग अलग एंटिटीज़ काम करती हैं। अब उप्स के चार फेमस पिलर्स होते हैं, है ना, जो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जिसके अंदर आता है आपका इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों जो पिलर्स हैं ओप्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो मान लो कि आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस कोई भी डायरेक्टली चेंज कर सकता है। तो आज बैलेंस मान लीजिए सिर्फ आपके अकाउंट में 5,000 है और कोई कोड लिख देता है कि भाई बैलेंस बराबर 5 करोड़, तो मज़े आ गए, मतलब आपका जो बैलेंस है वो काफ़ी बढ़ गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर। या ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें आप डायरेक्टली किसी कोड को आप चेंज नहीं कर सकते हो या उसके वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इस तरीके का जो डायरेक्ट एक्सेस होता है वो बहुत डेंजरस होता है, कोई भी उसको अपडेट कर सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं दिया जाता है। उसके लिए कंट्रोल्ड मेथड होते हैं जैसे डिपॉजिट, विदड्रॉ, है ना। बाहर का कोड इन मेथड्स के थ्रू ही बैलेंस को एक्सेस और उसको चेंज कर सकता है। यानी डेटा को प्रोटेक्ट करना है और उसे रूल्स के थ्रू एक्सेस करना ही आपका इनकैप्सुलेशन कहलाता है। अब समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो आप जब एक कार चलाते हो तो आपको इंजन के अंदर हर सेकंड क्या हो रहा है ये जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। आप बस स्टीयरिंग कंट्रोल करते हो, ब्रेक लगाते हो, एक्सेलरेटर दबाते हो और आपकी कार चल रही होती है। अंदर इंजन कितने कॉम्प्लेक्स स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बस ब्रेक, एक्सेलरेटर यानी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हीं को आपको एक्सेस वहाँ पर दिया गया है और बाकी सारी चीज़ें आपकी हिडन रहती हैं। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। तो आप बस पेमेंट डॉट प्रोसेस आप वहाँ पर हिट करते हो, लेकिन उसके अंदर एपीआई कॉल्स, इंस्क्रिप्शन, बैंक वेरिफिकेशन, डेटाबेस अपडेट, कई सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म होते रहते हैं। तो यूज़र को ये कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर नहीं दिख, उसे बस एक सिंपल सा इंटरफेस मिलता है। यही होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। यानी ये कॉम्प्लेक्सिटी आपके अंदर रहती है और सिंप्लिसिटी आप बाहर दिखाते हो। अब समझते हैं इनहेरिटेंस को। तो मान लो कि आपके सिस्टम में डेवलपर, डिज़ाइनर और मैनेजर हैं। तीनों अलग-अलग हैं, लेकिन तीनों एम्प्लॉयी भी हैं। तो इन तीनों के पास कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन रहती है जैसे नेम, आईडी, सैलरी, है ना? तो इन कॉमन चीज़ों के लिए आप एक स्ट्रक्चर्ड वे आप बना सकते हो, यानी कि एक कॉमन एम्प्लॉयी क्लास आप बना सकते हो, है ना? इससे डुप्लीकेट कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बिल्कुल आराम से आप इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक ज़रूरी बात यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि इनहेरिटेंस हर जगह यूज़ नहीं होना चाहिए। हर रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप नहीं होता है। डेवलपर इज एन एम्प्लॉय, डेवलपर एक एम्प्लॉय है ना, ये सही है क्योंकि इज अ का रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन
कार इज़ नॉट एन इंजन, है ना? कार कोई इंजन नहीं है, तो वहाँ पर इज़ का रिलेशनशिप नहीं है ना? कार हैज़ एन इंजन, कार के पास एक इंजन होता है, इस तरीके से। इसलिए कार और इंजन के केस में कॉम्पोजिशन ज़्यादा सही अप्रोच लगता है कि कई बार आपको कॉम्पोजिशन इनहेरिटेंस से बेहतर लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा होता है, और यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, इनहेरिटेंस और कॉम्पोजिशन। तो इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप होता है, कॉम्पोजिशन हैज़ अ का रिलेशनशिप होता है। अब समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो मान लो आप एक ऐप बना रहे हो जिसमें पेमेंट का ऑप्शंस आप दे रहे हैं, वहाँ पर यूपीआई है, कार्ड है, पेपाल है ना? यूज़र के लिए एक्शन सिर्फ एक यहाँ पर पे मेथड होता है, बस उसी को हिट करना है। लेकिन हर पेमेंट मेथड का अपना अलग प्रोसेस वहाँ पर रहेगा। यूपीआई अपने तरीके से पेमेंट करवाएगा, कार्ड अपने तरीके से, और पेपाल अपने तरीके से। तो सेम कमांड होती है बट डिफरेंट बिहेवियर होता है, और यही होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर मेथड का नाम सेम है, लेकिन उसका बिहेवियर या उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है। अब सवाल आता है कि हर डेवलपर को ये सीखना क्यों चाहिए? देखिए, क्योंकि रियल सॉफ्टवेयर सिर्फ कोड लिखना नहीं होता ना। रियल सॉफ्टवेयर में कोड को आपको पढ़ना भी है, चेंजेस भी करना है, उसको स्केल भी करना है, टीम के साथ में आपको उसको मेंटेन भी करना होता है, और कई बार वही कोड सालों तक चलता रहता है। तो फिर जब आप बाद में कभी चेंज करो, तो आप आसानी से उसके अंदर अपडेट कर पाओ। ऊप्स आपको सिखाता है कि कौन सा डेटा कहाँ रखना चाहिए, किस कंपोनेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करनी है, और सिस्टम को ऐसे कैसे डिज़ाइन करना है कि फ्यूचर चेंजेस आपके आसानी से किए जा सके। इसलिए उप सिर्फ इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंटरव्यू में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। लेकिन रियल डेवलपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ करना चाहिए और क्यों। और एक बात हमेशा याद रखना कि ओप्स हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है ना? सिंपल काम करने के लिए आपको 10 क्लास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये एक अच्छा डिज़ाइन बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको सिर्फ 2 नंबरों को ऐड करना है, तो अब उसके लिए आप यहाँ पर एडिशन मैनेजर, एडिशन फैक्ट्री, एडिशन सर्विस, एडिशन कंट्रोल और एडिशन हैंडलर, है ना? ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वहाँ पे 2+2 वाला एक जो सिंपल सा फंक्शन आप बना सकते हो, या आप उसको इसको आसानी से आप वहाँ पर हैंडल कर सकते हो। तो गुड डिज़ाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा क्लासेस आप लिखो। गुड डेवलपर वो नहीं है जो हर जगह ओप्स लगाए या सिर्फ क्लासेस बनाना शुरू कर दे। गुड डेवलपर वो है जो प्रॉब्लम के हिसाब से सही अप्रोच चुने। कहीं ओप्स सही हो सकती है, कहीं सिंपल फंक्शंस, कहीं प्रोसीजर अप्रोच हो सकता है, कहीं आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ सकती है। देखिए, एक अच्छा डेवलपर एक ही टूल हर प्रॉब्लम पे यूज़ नहीं करता है। वो प्रॉब्लम के हिसाब से अपने टूल की चॉइसेस करता है ना? जैसी प्रॉब्लम वैसा टूल वो चूज़ करेगा। तो आखिर में ऊप्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? देखिए, वहाँ पर कोड रीयूज़ कर सकते हो, बिल्कुल, डेटा प्रोटेक्शन आपका होता है, और मेंटेनेबिलिटी आप वहाँ पर कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करना। तो जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है धीरे-धीरे, उसको कंट्रोल करना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है। तो वो आप जब ही कर पाओगे जब आप एक अच्छा कोड लिखोगे। क्योंकि जैसे-जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा होता है, असली प्रॉब्लम सिंटैक्स नहीं रहती है। छोटे प्रोजेक्ट्स में सिंटैक्स और बेसिक लॉजिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर ग्रो होने लगेगा, तब आपके फीचर्स बढ़ते हैं, यूज़र्स बढ़ते हैं, एपीआईज़ बढ़ती है, डेटाबेस जुड़ने लगते हैं, और अलग-अलग मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। तब असली कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर शुरू होती है, और ऊप्स आपको उसी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना सिखाता है। इसलिए ऊप्स सिर्फ प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर नहीं होता है ना? ये एक सोचने का तरीका होता है। सिर्फ कोड लिखने से ही आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं हो जाएगा। ऊप्स आपको एक सोचने में मदद करता है कि आप किस तरीके से किस पार्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर में मेंटेनेबल हो सके। एक प्रोग्रामर कोड लिखता है और सोचता है कि भाई बस इससे काम चल जाना चाहिए। लेकिन एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर ये सोचेगा कि भाई इस कोड को मैं कैसे डिज़ाइन करूँ या कैसे लिखूँ कि कल इसे समझना, कल मतलब वो भविष्य का सोचता है, कल इसको समझना, बदलना, और इसको चेंजेस करना या कुछ और ऐड करना आसान हो जाए। काम करने वाला कोड ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कोड जो फ्यूचर में आसानी से मेंटेन और एक्सटेंड किया जा सके, वही अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की पहचान होती है। डोंट जस्ट राइट कोड, लर्न टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो समझने में आसान हो, बदलने में आसान हो, और फ्यूचर में एक्सटेंड करने में भी आसान हो आपको। अब कमेंट करके आप बताओ कि ओप्स का कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।